हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ एक फिजिक्स और मेडिसिन में किन किन को ये जो अवार्ड है उसकी घोषणा की गई है और उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे पूरी दुनिया बदल गई है। बहुत कुछ बदलाव हैं क्रांतिकारी मेडिसिन के क्षेत्र में, मतलब आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव हैं, ये सब कुछ चर्चा करेंगे। इन दोनों जो विषय हैं इन पर जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, उससे रिलेटेड भी कुछ करंट अफेयर्स होते हैं और भी कई सारे टॉपिक हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, मेडिसिन या कहें फिजियोलॉजी, उसमें उसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम बताएं। कौन है विजेता इनमें से? इसमें से आंसर होगा ये तीनों के तीनों विजेता हैं। इस बार 3 लोगों को दिया गया है और कौन कौन है? मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामसडेल और तीसरे हैं शिमोन साकागुची। ठीक है, तो इन तीनों को ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है नोबेल प्राइज़ समिति के द्वारा। और इनमें से 2 हैं आपको मैरी और फ्रेड, तो ये दोनों जो हैं वो अमेरिकी हैं और शिमोन जो है वो जापान के हैं। तो अब सवाल यह होगा कि जो मेडिसिन तो आप समझ रहे हैं, और ये फिजियोलॉजी का क्या मतलब हुआ? फिजियोलॉजी मतलब हुआ शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है, और मेडिसिन मतलब यहाँ चिकित्सा की बात हो रही है। तो दोनों चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, चिकित्सा और शरीर क्रिया, मतलब शरीर जो जिस तरह से एक्टिव है और उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं अलग अलग तरीके से, तो वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं, उन सब का जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं, यानी शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। तो ये 6 अक्टूबर को नोबेल असेंबली के जो सेक्रेटरी जनरल हैं प्रोफेसर थॉमस पर्लमैन, उन्होंने ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो इनको किस वजह से दिया गया है तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो है क्या। नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, सबसे प्रतिष्ठित, और कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन। दूसरा क्या है? फिजिक्स। तीसरा है केमिस्ट्री। चौथा है साहित्य। 5वां है शांति यानी पीस, और छठा है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो इतने अलग अलग क्षेत्रों में ये अवार्ड दिए जाते हैं दुनिया भर में। और नोबेल प्राइज़ जो ये नाम है वो क्यों है? एक महान वैज्ञानिक थे और इन्वेंटर थे, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। तो उन्होंने बहुत सारी खोज की थी और अंतिम समय में उन्होंने एक वसीयत तैयार की थी कि उन्होंने जितनी खोज की है और उससे जो भी रकम आई है, उससे जो भी दुनिया में बदलाव हुए हैं, उससे जो रॉयल्टी वगैरह भी आ रही है, तो उस रकम से एक खास तरह का पुरस्कार दिया जाए। और 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल वो हैं जिनके नाम पर आज भी 355 पेटेंट है। और हालांकि लोग उनको किस नाम से जानते हैं, किस लिए जानते हैं? तो डायनामाइट की वजह से जानते हैं। डायनामाइट का आविष्कारक उनको माना जाता है। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण। अच्छा, ये जो प्राइज़ है ना, उनमें से एक प्राइज़ जो है वो पीस का यानी शांति का, ये नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। बाकी सारे जितने भी कैटेगरी के देख रहे हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ओके, और यहाँ पर सवाल ये भी हो सकता है कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, पिछले कुछ जो अवार्ड विजेता हैं फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में, वो उसकी लिस्ट भी मैंने दे दी है, वैसे मैंने PDF में भी दे दिया है। ओके, तो पॉज करके भी देख सकते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि मेडिसिन के क्षेत्र में या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है, किस उपलब्धि या रिसर्च के लिए इन 3 जो वैज्ञानिक हैं ना, उनको नोबेल प्राइज़ दी जाने की घोषणा की गई? कौन कौन वैज्ञानिक हैं? मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामसडेल और शिमोन साकागुची। ठीक है, तो शिमोन जो है वो जापानी है, बाकी 2 जो हैं वो अमेरिकी हैं, अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, तो क्यों ये दिया गया है उनको? किस वजह से, क्या खोज की उन्होंने? इनमें से कौन से? मैं बताऊं कि इन जो ऊपर के जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इन सब पर कभी ना कभी दिया गया है अवार्ड। तो हालांकि इसमें ये वाला जो आंसर है ना, ये है माइक्रो RNA। इन सब की खोज के लिए ये पहले दिया गया था 2024 में, 2023 में। ठीक है, अभी क्या है, परिधीय
प्रतिरक्षा सहनशीलता से संबंधित उनकी खोजों के संबंध में ये दिया गया है। अब कहेंगे कि बड़ा ही कठिन ये शब्द है, शब्दावली है, इसको कैसे समझें। तो आप जानते हैं ना, इम्यून सिस्टम होता है आपके बॉडी में। इम्यून सिस्टम क्या करता है? बीमारियों से लड़ने की पूरी क्षमता प्रदान करता है। कोई भी बीमारी है तो उससे लड़ाई लड़ता है और हम प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम उसको पता है कि कौन सी जो रोग हैं वो हमारे लिए खतरनाक हैं। तो इस इम्यून सिस्टम को लेकर कुछ नई बातें इन सब वैज्ञानिकों ने की थी, ठीक है। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। पिछले साल की बात है जब टी सेल थेरेपी की बहुत चर्चा हुई थी। टी सेल थेरेपी जो कैंसर के रोग से पीड़ित हैं उन पर ये शुरुआत की गई थी और आईआईटी बॉम्बे और एक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने मिलकर टी सेल थेरेपी को भारत में बनाया था। दुनिया में पहले से है और उससे क्या है, कैंसर अगर किसी को है तो उस थेरेपी के ज़रिए वो ठीक हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस थेरेपी का जो है उसकी लॉन्चिंग की थी उस दौरान। ओके, तो ये उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे ने जो रिसर्च किया था टी सेल थेरेपी का, तो इन्हीं वैज्ञानिकों की जो खोज थी ना, उसी के आधार पर ये इस थेरेपी को विकसित किया था। अब इसको आसान भाषा में ये समझिए कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, इसमें बेसिकली इसी वजह से इसकी खोज के लिए ये अवार्ड दिया जाए। ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना, वो क्या है, वो शरीर के जो टिश्यूज़ हैं उसको पहचानती है और उन पर हमला नहीं करती है। इनका काम ये होता है कि हमारे शरीर में जो कौन से हमारे दोस्त हैं और कौन से हमारे दुश्मन हैं, इन सब की पहचान करना, ठीक है। तो शरीर को नुकसान से बचाने की प्रक्रिया जो होती है वो इम्यूनिटी कहा ली जाती है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें ये हो गई। अब इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप देखिए कैंसर के इलाज में कैंसर का जो सेल्स के ग्रोथ होते हैं उसमें क्या होता है, जो कैंसर के सेल है वो लगातार बिना रुकावट के वो बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे क्या मतलब, इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना, वो उसको पहचान नहीं रही है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों में, कैंसर के इलाज में और इसके अलावा जो अंग प्रत्यारोपण होता है या कहें ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, उन सब में काफ़ी मदद मिली थी इससे, ठीक है। तो ये इसी वजह से ये अवार्ड जो है ना दिए जाने की घोषणा इन सब को की गई है। और इन सब ने कोई आज खोज नहीं की है कि अभी उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। इन सब ने कितने की, कब की है? 1995 में शिमोन ने कुछ खोज की थी और बहुत सारे खोज उसको आगे बढ़ाया 2001 में मैरी और फ्रेड ने मिलकर, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए कि अभी 24 साल बाद जो है ये अवार्ड दिया गया है। जब देखा जाता है कि किसी खोज से पूरी काफ़ी कुछ बदलाव हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया चिकित्सा विज्ञान में मान लीजिए या अलग अलग क्षेत्रों में, फिर ये इस पर नज़र रखी जाती है और फिर देखा जाता है कि उनको ये अवार्ड दिया जाए कि नहीं दिया जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, जो इम्यून सिस्टम है उसके रक्षक कौन कौन से हैं, मतलब, ठीक है। और ऐसी कौन सी कोशिका है जो इन सब चीज़ों को पहचानती है, इन सब चीज़ों को देखती है, ठीक है। तो टी सेल होती है, रेगुलेटरी टी सेल की पहचान की इन्होंने, ओके। और फिर उसके बारे में पूरा चीज़ों को बताया और जिसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंसर और तमाम बहुत सारी चीज़ों में इलाज हुआ। जैसे अंग प्रत्यारोपण होता है, मान लीजिए किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया, किसी को किडनी लगाया गया, अब बाहर की किडनी है, दूसरे की किडनी है, अब वो आई और बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है ना उस पर अटैक कर गया, मान लो वो कहा कि ये दुश्मन है, उसको मार डालो। तो क्या किया जाता है, उसी में हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको इन्फॉर्मेशन पास कर दी जाती है टी सेल के ज़रिए, टी सेल के ज़रिए कि ये हमारा दोस्त है, ये दुश्मन नहीं है। फिर उसको बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है। कई बार सुनते हैं ना कि ट्रांसप्लांट हुआ, बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया दूसरे के ऑर्गन को, तो वहीं ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो है ना वो गड़बड़ कर देती है। तो आखिर क्यों करती है और कैसे हम इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं बॉडी में? और अगर कोई दुश्मन है उसको दोस्त मान लिया, जैसे कैंसर है उसको दोस्त मान लिया, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है, उस पर हमला, उसको दुश्मन कैसे माना जाए? तो इन सब की पूरी फिर आगे क्या हुआ ना, टी सेल की जब पहचान की इन लोगों ने,
फिर उस पर इंजीनियरिंग की गई। फिर आज क्या करते हैं हम लोग, टी सेल थेरेपी है, मतलब आपकी बॉडी से ब्लड लिया जाता है और उसमें से टी सेल के उसको इंजीनियरिंग के जरिए उसको बता दिया जाता है कि ये चीज़ जो है ना, वो कैंसर की चीज़ है, वो जो है ना वो आपको ये दुश्मन है, हमारी दोस्त नहीं है। तो फिर उसको और डेवलप करके और फिर बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। फिर बॉडी में जो टी सेल है वो मान लेता है कि हाँ दुश्मन मेरा एक नया ये भी है जिसको हम दोस्त समझ रहे थे, और उसको ख़त्म करता है, जिसकी वजह से कैंसर के उपचार में बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ बदलाव ये हुआ है। बेसिक जो बातें हैं ना वो मैंने आपको बताई हैं। वैसे आप पढ़ेंगे तो बहुत कठिन पढ़ना आपको लगेगा, लेकिन अगर समझना चाहते हैं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो अवार्ड मिला है इसकी प्राइस मनी क्या है, तो देखिए ये तो अवार्ड जो मिला नहीं है, अभी घोषणा हुई है, और ये अवार्ड दिया जाएगा कब, 10 दिसंबर को स्वीडन में स्टॉकहोम में। अवार्ड की जो रकम है रुपए में अगर कन्वर्ट करके करेंगे तो 10 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास होते हैं। गोल्ड मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा इनाम के तौर पर। क्लियर हो गई बात, मुझे लगता है सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के क्षेत्र में जो हम नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसके बारे में। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि विजेताओं के नाम बताएं 2025 के। प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर है जॉन क्लार्क, मिशेल एच, डेवोरेट और जॉन एम मार्टिन। 3 है, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये तीनों के फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ओके, तो इन तीनों को ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई। इन सब ने भी चमत्कारिक बहुत सारी बातें की हैं। किसके बारे में? क्वांटम जो फिजिक्स है उसके बारे में, ठीक है। तो इस 7 अक्टूबर को इस अवार्ड की घोषणा की गई है। और इन्होंने क्या काम किया है, मतलब ऐसे प्रयोग किए, ऐसी बातें बताई जिससे क्वांटम दुनिया में उसकी जो क्वांटम की जो कार्यप्रणाली है, गहराई है, इन सब चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। तो अब समझते हैं कि आखिर क्यों इनको अवार्ड दिया गया, ऐसा क्या क्रांतिकारी काम कर दिया इन्होंने, दुनिया बदलने वाली ऐसी क्या खोज की है। तो वो सब चर्चा करते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि बिहार में ना ढेर सारी वैकेंसीज निकली हैं अभी, और उन सब के फॉर्म आप लोग भर रहे होंगे। तो उन सब की एक साथ तैयारी कैसे करें वो कर सकते हैं आप ऑल इन वन बिहार बैच के ज़रिए। अभी अलग अलग SI यानी दरोगा का, AEDO का अलग है, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, इंटर स्तरीय सहायक परिचर, CGL, ये सारे अलग अलग एग्जामिनेशन हैं। तो हमने क्या किया, ऑल इन वन बिहार बैच किया हुआ है, और ये लाइव क्लासेस 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ मिलेगी, साथ में फ्री में करंट फोर्स का मेंबरशिप भी इसमें मिल जाएगा। बहुत मामूली सा प्राइस है, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उससे पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो। और ये ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप के ज़रिए। शार्प लर्निंग ऐप आपको गूगल प्ले पर मिल जाएगा, ये सर्च कीजिएगा, या फिर सन्मय प्रकाश भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अगर आप अलग अलग बैच लेना चाहते हैं तो वो भी अलग है। बिहार AEDO का अलग बैच है, 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सुपर बिहार दरोगा बैच है एक अलग, बिहार कांस्टेबल वो भी बैच अलग से है। इंटर स्तरीय जो बम्पर वैकेंसी है 23,000 से ज़्यादा, उसका भी अलग बैच बना हुआ है। बिहार CGL का उसका भी अलग बैच है। तो ये सारे बैच जो है ना वो गूगल प्ले पर आपको मिल जाएंगे, शार्प लर्निंग ऐप पर। और अगर आप एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो वो उसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया गया है, और डेमो क्लास आप ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर, ज़रूर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको कि अगर आप 72वीं BPSC की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो प्री और मेंस दोनों फाउंडेशन बैच वो अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। बहुत ही मामूली सा प्राइस है, और ये हेल्पलाइन नंबर भी है, तो वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, ठीक है। फ़ोन नहीं, व्हाट्सएप करना है आपको। और 71वीं BPSC के लिए आंसर राइटिंग बैच भी चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न लेते हैं हम लोग। फिजिक्स के क्षेत्र में किस उपलब्धि या किन उपलब्धियों या रिसर्च के लिए इन तीनों को जो है ना वो अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनस, इन सबको नोबेल प्राइज़ 2025 दिए जाने की घोषणा की गई है। इन्होंने ऐसा क्या खोज किया, ऐसा क्या बदलाव किया जिसकी वजह से
ये इतना बड़ा अवार्ड इनको दिया जा रहा है। आखिर क्या हुआ है इन्होंने? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटनाइजेशन की खोज के लिए। ओके, ये इस वजह से ये अवार्ड जो है उनको दोनों को या तीनों को ये जो है वो दिए जाने की घोषणा की गई है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है आखिर, इसको कैसे समझें हम, इन सब चीज़ों को क्या समझें, होता क्या है ये? देखिए, क्वांटम टनलिंग एक होता है। क्वांटम फिजिक्स में ना एक क्वांटम फिजिक्स होता है। क्वांटम मतलब क्या हो? बहुत ही सूक्ष्म रूप किसी चीज़ का, ठीक है। उसमें सामान्य फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे सामान्य फिजिक्स के नियम क्या है कि अगर हम एक बॉल उछालते हैं तो वो अगर सामने कोई खंबा है तो उससे टक्कर होकर वापस लौट जाएगी। लेकिन क्वांटम दुनिया में अलग ही बात है कि कोई बैरियर नहीं, बॉल उछाला हमने और वो उस खंबे को भी पार कर गया, उससे टक्कर नहीं हुई, वो पार कर गया। ये क्वांटम फिजिक्स वो अलग ही दुनिया है जिसमें सामान्य फिजिक्स के नियम जो है ना वो खारिज हो जाते हैं, बहुत सारे खारिज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉल की बात नहीं हो रही है, कण की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो आपने ये देखा कि ये जो क्वांटम जो मैकेनिकल टनलिंग है उसके मामले में इन सब वैज्ञानिकों ने खोज की थी। तो क्वांटम टनलिंग क्या आखिर है क्या? अब पहले तो इसको जान लेते हैं। क्वांटम टनलिंग, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ये वो प्रक्रिया है जिसमें कोई कण जो है ना किसी बाधा को कूद कर नहीं बल्कि आर पार निकल जाता है, ठीक है। कण जो है इधर आया और इसके पार चला गया, उसको वो क्वांटम टनलिंग हो गया, हम कहते हैं आर पार होकर निकल जाना। जबकि सामान्य जो फिजिक्स है उसके हिसाब से ये संभव नहीं है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये देखते हैं, वही बात देखते हैं कि गेंद आई और टक्कर के होके चली गई। लेकिन क्वांटम की दुनिया में छोटे कण जो है ना कभी कभी दीवार के आर पार होकर उस तरफ भी चले जाते हैं और इसको ऊर्जा क्वांटाइजेशन ये कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि किसी सिस्टम की जो ऊर्जा है वो निरंतर नहीं होती है बल्कि सतत स्तर पर मौजूद रहती है, और ये इसका क्वांटम मैकेनिक्स का ये मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है। अब ये मैक्रोस्कोपिक स्तर क्या है? मैक्रोस्कोपिक स्तर पर मतलब बहुत सूक्ष्म स्तर पर ये प्रभाव जो है सुपर कंडक्टिंग सर्किट में देखा गया है, जहाँ पर ऊर्जा का जो स्तर है वो चुंबकीय प्लक्स या करंट केवल उसी मतलब उसको देखते हैं तो सुपर कंडक्टिंग जो जंक्शंस होते हैं और उनमें इस चीज़ को एक ख़ास तौर पर ये देखा गया है कि वो पार कर गए हैं, उस पार चले गए हैं। ओके, तो ये सब जो रिसर्च है इसके लिए ये दिया गया। और ये कब रिसर्च किया गया आप देख लीजिए, 1984 और 1985 में, इतने साल पहले रिसर्च हुआ है। और उस पहले तो रिसर्च किया उन्होंने थीसिस जमा की, देखा गया, बहुत दिन पड़ा रहा मामला, फिर कहीं इस बात को समझा गया कि अच्छा क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स में क्या क्या बदलाव इस तरह से हो रहे हैं। फिर उनकी जो है ना वो उसको ये समझा गया कि दो सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ जो बिना रुके हुए बिजली चला सकते हैं, एक बिजली का सर्किट बनाया। सुपर कंडक्टर के बीच में पतली परत थी जो बिजली को रोकती थी, फिर भी देखा कि सर्किट में मौजूद सभी चार्ज किए हुए कण एक साथ मिलकर एक व्यवहार कर रहे हैं। अगर कोई बैरियर भी है तो वो आगे बढ़ते जा रहे हैं लगातार। यही सब रिसर्च किया और आज वो हैरान करता है, ठीक है, इतना ज़्यादा हैरान करता है। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स की वैसे इनसे पहले भी चीज़ों के बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन आज जब हम चीज़ों को देखते हैं बड़ा ही दिलचस्प लगता है और अलग तरह का चीज़ होती है। आज आप देखिए कि जो कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें क्वांटम विज्ञान की वजह से भी मुमकिन हो पाई है। उसमें बड़ी बात जो क्वांटम जो साइंस है उसकी भी है। जिससे आप अगर हम बात करेंगे जो ये नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, उसका ये कहना है कि
कंप्यूटर चिप में जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, स्विच होते हैं, वो असल में क्वांटम तकनीक का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस बार नोबेल पुरस्कार विजेताओं को इस खोज के लिए दिया गया है कि इससे बहुत सारी भविष्य में जो ना तकनीकों का विकास करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत तेज़ क्वांटम कंप्यूटर हम बना सकेंगे, सुपर सिक्योर कोड जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है वो सब और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। सटीक मापने वाले उपकरण, क्वांटम सेंसर्स, क्वांटम सेंसर, ये सब हम डेवलप कर पाएंगे। और इसी वजह से इन सब वैज्ञानिकों को ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, मुझे लगता है चीज़ों को आप समझ चुके होंगे बेहतरीन ढंग से। मेरा यही मकसद होता है कि आप बेसिक्स समझें ताकि आपको याद रहे। अब कितना रटेंगे कि किसके लिए दिया गया, कैसे दिया गया, अगर आप इन सब चीज़ों को आपने बताया तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, अपने आप ध्यान में रहेगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटनाइजेशन की खोज के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ा ये सब भी मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर रहा। अब चुनाव से रिलेटेड प्रश्न लेते हैं। और दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल आइकन में ऑल का बटन दबा सकते हैं तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। चुनाव आयोग या कहें भारत निर्वाचन आयोग, उसने बिहार विधानसभा 2025 का जो चुनाव है उसको कितने फेज में कराने की घोषणा की है? 2 फेज में कराने की घोषणा की है। और ये कौन कौन सा फेज होगा? एक तो द हिंदू में न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ओके। और क्या क्या फेज़ है? अलग अलग फेज में है। पहला फेज है 6 नवंबर को 121 सीटों पर, और दूसरा फेज है 11 नवंबर को 122 सीटों पर। टोटल जो ना 243 सीट्स जो है ना वो हो गई हैं। और 40 साल बाद ऐसा होगा जो कि 2 फेज में मतदान होंगे। आमतौर पर क्या होता है, बहुत लंबे लंबे फेज में 3, 4, 5, 6 फेज में वहाँ चुनाव हुआ करते थे, लेकिन अब 2 फेज में ये कराए जाने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स चीज़ें आप देख लीजिए कि कब से शुरू हो रहा है। नॉमिनेशन का प्रोसेस जो है वो 10 अक्टूबर से हो रहा है। नॉमिनेशन 17 अक्टूबर तक भरा जाएगा। 18 अक्टूबर को स्क्रूटनी हो जाएगी। 20 अक्टूबर को नाम वापसी का है। और एक तो फेज 1 का आप बताया, फेज 2 का ये है 13 अक्टूबर, फिर 20, और नाम वापसी तक 23 अक्टूबर तक ये फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से, ये फेज 1 में इतने ज़िलों में ये चुनाव होंगे। उनमें गोपालगंज, सिवान, सारण वगैरह वगैरह, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब कुछ है। फेज 2 का ये देख रहे हैं इस तरीके का जो कलरफुल दिख रहा है आपको, वहाँ पर इलेक्शन जो है ना वोटिंग होगी। इलेक्शन का मतलब वोटिंग वहाँ पर होगी, ओके। तो ये जो है ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं आपको, ओके। फेज 1 और ये फेज 2 हो गया। अब कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि कितने मतदाता हैं, कितने मतदान केंद्र हैं। टोटल जो संख्या अगर कहेंगे हम तो टोटल जो मतदाता हैं वो 7.4 करोड़ हैं। ठीक है, उनमें से 3.92 करोड़ जो है पुरुष मतदाता हैं और 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। और टोटल जो सीट है 243 सीट है जिसको लेकर विधानसभा के लिए उसको लेकर चुनाव होंगे। और यहाँ पर 100 वर्ष से अधिक आयु के 14,000 के आसपास मतदाता हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये बातें आपने समझा, ओके। और अभी गहन पुनरीक्षण का भी कार्यक्रम हुआ था चुनाव आयोग के द्वारा और काफ़ी विवाद में भी रहा। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 11 दस्तावेजों के साथ साथ आधार कार्ड को भी वैध माना जाएगा पहचान के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी ये क्या होता है ना कि इसके ज़रिए चलने फिरने में, संतुलन बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है। ये असामान्य मस्तिष्क विकास या जन्म से पहले या जन्म के दौरान अगर या तुरंत बाद जो ब्रेन में अगर कुछ क्षति हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी वजह से ये देखने को मिलता है सेरेब्रल पाल्सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मीराबाई चानू ने नॉर्वे में फोर्डे नाम का जगह है, वहाँ पर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था।
ठीक है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया था। तो उसमें 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कौन सा मेडल उन्होंने जीता है? आंसर का सिल्वर मेडल उन्होंने जीत लिया है, और द हिंदू में ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ठीक है, उनको दाहिने अंगूठे में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, चोट वोट वगैरह की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। टोटल जो उन्होंने उठाया ना 199 किलोग्राम उठाया है, एक बार में नहीं, एक बार में 84 किलोग्राम स्नैच में उठाया, और फिर 115 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में वजन उठाकर, और ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है। अच्छा, गोल्ड मेडल किसने जीता? उत्तर कोरिया की री सोंग गम ने टोटल 213 किलोग्राम वजन उठाया। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ना, मीरा भाई चानू ने जो पिछले विश्व चैंपियन में जो गोल्ड मेडल जीते थे, तो 2017 में गोल्ड जीता था, 2022 में सिल्वर जीता था, 2025 में भी उन्होंने सिल्वर जीता है। ओके, और अगर हम कुछ और बात करें तो अभी जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, तो उस अगस्त 2025 में तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। वैसे इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार के लिए किस देश को ISSA पुरस्कार मिला है? आंसर क्या होगा? भारत को मिला है। ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया है मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित जो वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम था। ठीक है, वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम, उसी के दौरान ये आयोजन किया गया, और इसको अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ यानी ISSA, ठीक है, ISSA, उसी ने ये आयोजित किया था 3 अक्टूबर तक, और उसमें ये अवार्ड जो है दिया गया। और इसमें जो अवार्ड जो प्राप्त किया है, ये देख रहे हैं, मनसुख मांडविया हैं फोटोग्राफ में, और वो कौन है? भारत के श्रम और रोजगार मंत्री हैं। तो उन्होंने ये रिसीव किया है, और ये कहा गया वहाँ पर कि भारत में यहाँ सामाजिक सुरक्षा वो बहुत ज़बरदस्त ढंग से की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा जो कवरेज है 2015 में 19% था, 2025 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना हो गया? 64.3%। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या हुआ? जैसे पेंशन दिया जाता है, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, इसके अलावा जो अनाज दिया जा रहा है अभी तमाम लोगों को फ्री में, ठीक है, करीब 80 करोड़ लोगों को, तो वो सब सामाजिक सुरक्षा ही कैटेगरी हो गई। तो इन सब के वजह से ये जो अवार्ड है ये दिया गया। क्लियर हो गई बात? चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, उन्होंने अक्टूबर 2025 में किस जिले में प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया? आंसर क्या होगा? कोल्लम। कोल्लम में ये स्थापित किया गया है। तो पी विजयन ने 5 अक्टूबर को इस संग्रहालय को का जो है ना वो बनाया, और मतलब उन्होंने उसका उद्घाटन किया पी विजयन ने। ठीक है, और इस दौरान चित्रकार ए रामचंद्रन, उनके परिवार को भी सम्मानित किया गया है। ओके, तो बहुत बेहतरीन मतलब शानदार चित्रकार थे, और गैलरी में ये देख रहे हैं उनके बनाए हुए कृतियाँ। ओके, तो केरल की बात करें हम, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। मुख्यमंत्री पी विजयन है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का अक्टूबर का पहला शनिवार, और 2025 में जो पहला शनिवार कौन सा था वो है 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर। वर्ल्ड हैबिटेट डे। हैबिटेट मतलब क्या हुआ? जहाँ रहते हैं, ठीक है, पर्यावास होता है, उस हैबिटेट कहते हैं उसको। ओके, तो इस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूएन जनरल असेंबली ने इसकी घोषणा 1985 में की थी, और 86 से लगातार ये मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य ये है कि दुनिया को यह याद दिलाना कि हर किसी के पास कस्बे, शहर, गांव और इन सब में भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर 20 वर्षों बाद अक्टूबर 2025 में मड ज्वालामुखी फट गया है? मड ज्वालामुखी। आंसर का 12 टांग द्वीप। क्या है? 12 टांग द्वीप। ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है,
भारत का ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। मड ज्वालामुखी कहेंगे हम, मिट्टी का ज्वालामुखी इसको कहते हैं। ठीक है, तो 2 दशक के बाद 2 अक्टूबर को ये मड ज्वालामुखी जो फट गया है और इससे निकली है करीब 10-15 मीटर हवा उछली ऊपर, हल्की घरघराहट से और विस्फोट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। 20 साल पहले आखिरी बार 2003 में ये फटा था। इसमें कीचड़, नमकीन पानी, गैस, चट्टान के कण, हाइड्रोकार्बन ये सब बाहर निकलते हैं। 20 साल बाद अब निकले हैं, एक गड्ढा भी बना हुआ है वहाँ पर। ओके, तो ये मड ज्वालामुखी है। कम से कम 11 मड ज्वालामुखी हैं वहाँ पर। 8 तो मध्य अंडमान द्वीप समूह में है और 3 उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में है। ठीक है, तो ये जो फटा है वो 12 टांग द्वीप पर ये फटा है इस बार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। किस भारतीय तट रक्षक जहाज को अक्टूबर 2025 में पुदुचेरी के कराईकल में औपचारिक रूप से कमीशन किया गया, मतलब उसको शामिल कर लिया गया है? ICGS अक्षर नाम है। ठीक है, अधम्य श्रेणी का ये जहाज है और इसको शामिल किया गया है इस बार। ओके, और फोटोग्राफ भी देख रहे हैं, ये वाला जहाज है वो। ओके, तो भारतीय तट रक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो उसी को ये दिया गया है। तो जो हमारी समुद्री सीमा है उन सब की रक्षा करने का काम ये करेगा। ये गश्ती पोर्ट है और इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड उसने किया है इसका निर्माण। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेवल एक्सरसाइज कोंकण 2025 भारत और किस देश की नौसेना के बीच में ये आयोजित किया गया है? कोंकण एक्सरसाइज, आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये द्विवार्षिक ये है, हिस्टोरिक। ठीक है, कैरियर स्ट्राइक है और ये देख रहे हैं आप फोटोग्राफ इस दौरान किया गया। तो यूनाइटेड किंगडम और भारतीय नौसेना के बीच में ये आयोजन किया गया था और इसमें भारत का जो INS विक्रांत है उसको भी शामिल किया गया था। और विक्रांत का ये पहला अभ्यास है, पहला एक्सरसाइज है। ये भी सवाल हो सकता है कि INS विक्रांत ने किस अभ्यास में पहली बार एक्सरसाइज किया, वहाँ पर शामिल हुआ वो। तो ये कोंकण 2025 और यूनाइटेड किंगडम के साथ ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत के बाद किस राज्य ने कोल्ड्रिक कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया? उत्तर प्रदेश ने लगाया है और मध्य प्रदेश ने भी लगाया हुआ है। इस ऑप्शन में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश कहेंगे। ठीक है, ये श्रीसन फार्मास्यूटिकल के द्वारा निर्मित है और ये बैन लगा दिया गया है यूपी में पूरी तरीके से। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की मौत हो गई थी किडनी फेल होने की वजह से, और ये कफ सिरप पीने की वजह से किडनी फेल हुई थी। फिर बाद में केंद्र सरकार ने कहा कि खासकर बच्चों को, शायद 2 साल से कम बच्चों को कोल्ड सिरप वगैरह ना दिया जाए, बड़ा ही खतरनाक होता है। उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जिसने लिखा था, और उस कंपनी के खिलाफ भी जिसने ये सिरप बनाया था, जहरीला सिरप। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गंगा नदी में डॉल्फिन है उसके संरक्षण के लिए, जागरूकता के लिए। ओके, तो दुनिया भर में रेयर कैटेगरी में ये है, मतलब विलुप्त प्राय है। ठीक है, जो डॉल्फिन्स, तो उनकी उसको 2010 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल जीव भी घोषित किया हुआ है। ठीक है, सवाल हो कि अगर कि राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल जीव ये घोषित है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे। आंसर क्या होगा? 5 अक्टूबर को होगा। इस बार की थीम क्या है? थीम है शिक्षण को सहयोगात्मक पेशे के रूप में पुनः स्थापित करना। यहाँ पर विश्व शिक्षक दिवस की बात हो रही है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को मनाया जाता है और ये 5 अक्टूबर है। ये यूनेस्को और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके द्वारा ये घोषित है। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन मनाया जाता है। ठीक है, भारत में अगर भारत की बात करें तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। सिंगापुर में सितंबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है।
चीन में 10 सितंबर को मनाया जाता है ये दिवस, ठीक है। लेकिन अगर दुनिया में कहेंगे विश्व शिक्षक दिवस तो वो ये है 5 अक्टूबर को, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट कन्फर्ट्स, कल फिर मिलेंगे सुबह, ताज़ा तरीन कंटेंट आएगा आपके सामने। और अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं एग्जामिनेशंस की, ऑल इन वन बिहार बैच अवेलेबल है और इसमें फ्री में करंट अफेयर्स का मेंबरशिप भी दिया जा रहा है। और इन तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी शानदार हो जाएगी शार्प लर्निंग ऐप के ज़रिए। ओके, बाय।